आज की ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर। ठीक है, अब देखो ये जो सैंपल पेपर है ना, इसका मतलब ये समझो कि आपके पास जो एग्जाम में पेपर मिलने वाला है ना, वो पेपर कुछ इस पैटर्न में ही मिलने वाला है। और ये भी हो सकता है कि वो उस पेपर में आपके पास कुछ क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होगा कि इसमें कुछ वैल्यू अलग होगी तो उसमें कुछ अलग होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस पूरे पेपर को आपको करना होगा 3 घंटे के अंदर, और टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो होंगे 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। क्लियर है। अब देखो इस पेपर को 3-4 सेक्शन में बांट दिया गया, जैसे सेक्शन ए कर दिया गया, बी कर दिया गया, सी कर दिया गया, डी कर दिया गया और ई कर दिया गया। अब जो सेक्शन ए है, इस पूरे सेक्शन में आपको एमसीक्यू मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ऐसे बी वाला क्या होगा, 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स के हैं, सी में 6 है और वो 3 मार्क्स के, और ऐसे सभी सेक्शन में मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये तो बेसिक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए और बी को हमें क्या करना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है, और जो ए है वो ये है, बी और ये है हमारे पास। कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। अब कह रहा है जो पी और क्यू है ना, ये हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इफ HCF AB इक्वल्स टू दिस, मतलब कि जो हमारे पास ये A दिया है और जो ये B दिया है, इस A और B का जो HCF है वो ये है। ठीक है, और जो LCM है AB का वो ये है। कह रहा है M प्लस N R प्लस S की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा। अब बात ये आती है कि M क्या है, N क्या है, R क्या है, S क्या है। पहले तो हमें ये पता होगा ना, तभी तो इसकी वैल्यू हम बता पाएंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो m यहाँ पर p की पावर में दिख रहा है, q n की पावर में q की पावर में n दिख रहा है, और इसी तरह r यहाँ पर दिख रहा है और s यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये तो पावर दिख रही है हमें इसकी, मगर इसकी वैल्यू कैसे लाएंगे वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, HCF ऑफ AB इक्वल्स टू दिस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो A है और जो B है, इसका जो HCF है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब HCF है क्या AB का, ये पता है नहीं ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, HCF को फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, भले ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट भाई साहब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जरूर ध्यान देना। देखो आधा 1 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर ध्यान दोगे हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ और अच्छा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू जो कि हमें पता है ये पी की पावर 3 है और क्यू की पावर है हमारे पास 4। ठीक है, और बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है ओके पी की पावर 2 और क्यू की पावर है यहाँ पर 3। हमने अभी क्या देखा कि जो हमारा HCF है A और B का HCF वो P की पावर M और Q की पावर N के बराबर है। अब भाई साहब यहाँ पर जो HCF है ना, ये HCF अब निकालेंगे कैसे, उसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो HCF निकालना तो बहुत इजी से भी आसान होता है। कैसे निकालते हैं, पहले इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं A वाले के। तो यहाँ लिखा है P की पावर 3, यहाँ कर दिया हमने Q की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हमने P और यहाँ पर आ गया हमारा P स्क्वायर हो गया, ये हो गया Q की पावर 4। फिर से हमने यहाँ पर P कर दिया और यहाँ पर आ गया हमारे पास P और यहाँ पर हो गया Q की पावर 4। यहाँ पर हमने कर दिया P, यहाँ पर कर दिया हमने Q की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ कर दिया हमने Q, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास Q की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा क्या होता जाएगा, ये सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, ये तो पता ही होगा करना। यहाँ पर Q है ये, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये कितना आने चाहिए थे, 4 3 ओके, एक यहाँ पर होगा। क्लियर है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसी तरह B वाले के हम लोग निकाल लेंगे। तो B वाले में है P की पावर 2 है और यहाँ पर Q की पावर 3 है। गॉट इट। अब यहाँ पर P में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ कर दिया Q की पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पर P है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आ जाएगा Q की पावर 3 है। यहाँ पर हमने कर दिया Q 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास Q स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने Q किया, फिर यहाँ पर हमने Q किया, यहाँ हमने Q किया, यहाँ हमने 1 कर दिया।
इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर है। हमें अब क्या निकालना है, हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है, ओके सॉरी, हमें निकालना है सबसे पहले HCF। यहाँ पर निकाल देते हैं HCF, है ना, ये निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पर जब हमने क्या किया था, P की पावर 3 और Q की पावर 4 का फैक्टर हमने किया, है ना, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं A इक्वल्स टू, इसका जब फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, P इंटू हमें यहाँ मिला P इंटू Q 4 बार है, लिख दिया। और इसी तरह हम लोग B में लिख देंगे, तो B में मिला है P इंटू P, और फिर हमें क्या मिला है, यहाँ मिला है Q इंटू क्या मिला है, Q मिला है, ठीक है। तो जब हमें क्या निकालना होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और यहाँ पर Q कॉमन है, और यहाँ पर Q कॉमन है, और यहाँ पर Q कॉमन है। तो यहाँ पर P और P कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं HCF जो हमारे पास आया है AOP का, इसमें एक यहाँ पर P एक यहाँ पर P, 2P, इसका मतलब हो जाएगा P का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह Q में आ जाओ, इसको ना लिखो, ऐसे ही लिख दो, Q की पावर 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, 3 पेयर, 3 Q का मल्टीप्लाई करो तो Q की पावर यहाँ पर हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अब LCM भी आप निकालोगे, LCM निकालना भी बहुत ईजी होता है, देखो अभी बता देते हैं यहीं पे। देखो हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए, किसका, A और B का। कैसे निकालोगे, सिंपल है, इसमें देखो P दिख रहा है, यहाँ पर P दिख रहा है। अब LCM में क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती ना वो हम लोग ले लेते हैं। इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, इस वाले की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया P की पावर 3, ठीक है। अब इसी तरह Q में देखो पावर किस में ज़्यादा है, Q की पावर 4 वाला, तो यहाँ पर लिख दिया Q की पावर 4। हो गया ये हमारा LCM, ठीक है। अब यहाँ पर HCF और LCM तो हमने निकाल लिया, बट यहाँ पर क्वेश्चन पे फिर से एक बार आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, ये इसने क्या कहा था कि जो HCF है AB का वो बराबर है P की पावर M और Q की पावर N के, दिख रहा है। चलो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं और अच्छे से, कि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा HCF किसका है, AB का, है ना, वो किसके बराबर है भाई साहब, वो P की पावर M और Q की पावर N के बराबर है, क्लियर है। अब यहाँ पर AB HCF जो AB है ना, ये हमने क्या निकालना है, AB का HCF ये निकाला, तो यहाँ लिखा P की पावर 2 और यहाँ कर दिया Q की पावर 3 और इक्वल्स टू हमने कर दिया P की पावर M और Q की पावर हमने कर दिया N, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, तो ये M इक्वल्स टू हमने कर दिया 2, और यहाँ पर देखो Q है तो पावर क्या हो गई, N इक्वल्स टू हो गई हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमने M और N की वैल्यू निकाल ली है, निकाल लिया ना, कितने इजीली निकाल लिया। अब इसी तरह हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो LCM है AB का वो बराबर है इसके, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई साहब जो LCM है एक सेकंड, यहाँ पर ना हमने F कर दिया था, देखो गलती ही कर दी हमने, यहाँ पर LCM है, ठीक है, तो यहाँ पर M करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने LCM इक्वल्स टू, मतलब LCM किसका, A और B का जो LCM है वो किसके बराबर है, वो P की पावर R और S की पावर Q की पावर S के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। तो LCM हमने क्या निकाला, P की पावर 3 निकाला है, Q की पावर हमने 4 निकाला है, और यहाँ पर P की पावर R है और Q की पावर हमारे पास S है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तो R है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास Q है, ये Q है, यहाँ पर S है, तो S इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 हो गया, क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया हमारे पास S की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास R की वैल्यू। हमको फाइंड क्या करनी थी, हमें फाइंड करना था M प्लस N, ठीक है, एक ब्रैकेट में, इंटू R प्लस S, ये। तो भाई साहब यहाँ पर ना M की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिखा, N की वैल्यू 3 है, 3 कर दिया। अब इस ब्रैकेट में आ जाओ, R की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू 4 है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3 2 5 हो गया, 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया, 7 5 से क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, है ना, कितना इजी। देखो यहाँ पर ना आपको ये थोड़ा बड़ा वीडियो लगेगा, ज़रूर लगेगा, मगर हर एक क्वेश्चन को हम मतलब डीपली बताएंगे ताकि आपको ईजी से भी आसान लगने लगे,
ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें आंसर मिल चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज। ये वाला है, ये है या फिर ये है, कोई भी हो सकता है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है p एक प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर? अगर हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा? वही नंबर होगा या फिर 1 होगा। जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे पास 3 एक प्राइम नंबर है और इसके हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या आएगा? 1 आएगा और 3 आएगा। और इसी तरह हमने क्या कह दिया कि जैसे कि 5 है ना, इसके फैक्टर निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास p प्राइम नंबर है, अगर हम लोग p का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा और p आएगा। यही तो होगा ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, ये कह रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज दिस कुछ भी। देखो इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट p के फैक्टर है। अब हमें बताना ये वाला है, ये वाला है, ये है या फिर ये है, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे, ये तो हमें करने से पता चलेगा। तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी भी है, आप देख लो इसे। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसने कहा है जो p है ना, p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर, क्लियर है। अब भैया अगर हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? फैक्टर ऑफ p, ठीक है। तो अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं p के तो क्या आएगा? 1 आएगा या फिर क्या आ जाएगा? हमारे पास p आ जाएगा, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने x², ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट, यहाँ कर दिया सम ऑफ रूट, ठीक है, इंटू x प्लस यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया हमने रूट। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर x² है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? x² कर दिया माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ रूट, मतलब जो हमारे पास रूट है ना, इन रूट का सम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हमने कर दिया p और यहाँ कर दिया हमने x, क्लियर, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू हो जाएगा हमारे पास p हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हमने x², देखो आंसर आ गया हमारे पास x² माइनस कर दिया हमने 1 प्लस p और यहाँ पर हो गया हमारे पास x और यहाँ पर आ गया हमारे पास p। अब देखो चेक करो ये कौन सा है, x² माइनस यहाँ पर x² माइनस 1 p प्लस 1x प्लस p इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। और हमेशा हमारी जो इक्वेशन होगी वो इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगी, मतलब इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 भी लगा देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो हमारा कंप्लीट होगा। और यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना, x² के बाद में क्या होगा? हमेशा माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा? माइनस होगा, प्लस मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा देन p इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, और अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा के, तो ये बताओ p की वैल्यू क्या होगी? ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, इनमें से कौन सी p की वैल्यू होगी? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात की गई, तो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की बात की गई, तो हमें ये पता है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये होता है ax प्लस bx प्लस c, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो हमें क्या करना है, यही सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax होता है, ठीक है, प्लस क्या होगा? bx होगा, ठीक है, यहाँ कर दिया प्लस हमने c कर दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है ओके px², क्या गिवन है? px² गिवन है, और यहाँ पर माइनस है हमारे पास 2x और फिर यहाँ पर है हमारे पास प्लस 3p गिवन है,
क्लियर इतनी बात, ये गिवन है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है और पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा a है वो किसके बराबर हो जाएगा, p के, मतलब a क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ पर जो b है वो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा, और जो हमारे पास c है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3, और यहाँ पर p भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा p। अरे यार दिख रहा है, हाँ चलो, तो ये ए बी सी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया इसका जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने कहा है ना। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो रहा है, ये जीरोस है, तो इसका मतलब ये हो रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जब भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहता है तो हमेशा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है -b/a। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, -b/a होता है। और -b, देखो यहाँ पर b है ना, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यहाँ पर पहले माइनस लगाए, यहाँ पर आ जाएगा -2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा a हमारे पास क्या है यहाँ पर p है, तो हमने यहाँ पर p किया, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 2/p आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमें मिल गया 2/p। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इंटू है ना, इंटू मतलब प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर पहला लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास c/a होता है। ठीक है, तो c हमारे पास यहाँ पर क्या है 3p है, तो 3p कर दिया, a हमारे पास p है तो यहाँ पर p कर दिया, p से p कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या मिल गया है, 3 मिल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, और यहाँ कर दिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिला था 2/p कर दिया, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हमें 3 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू p, और यही हो जाएगी p की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर में ये b है 2/3, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन k इक्वल्स टू, k इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर हमारा जो इक्वेशन का सिस्टम है ना वो इनकंसिस्टेंस है, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, 1 या फिर 2 क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले ये ध्यान करो कि जब कभी भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंस होता है, मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या हुआ इसका इनकंसिस्टेंस का, कि भैया हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या बनती है, चलो इसको देख लो। पहले इसको एक साइड रखते हैं और इसको यहाँ पर लिखा, पहले यहाँ पे लिखा 4। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंस है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पास बनेगा वो होगा A1/A2 इक्वल्स टू क्या होगा B1/B2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा C1/C2 होता है। ये कब होता है, जब हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंस होता है। क्लियर, इक्वल्स मतलब ये बात क्लियर हो गई। तो अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर A क्या है ना, A1 क्या है, A2 क्या है। तो देखो यहाँ पर A1 हो गया हमारे पास 3, ये x के आगे दिख रहा है। ओके, जरा ध्यान से देखो, ये x के आगे क्या दिख रहा है 3, तो ये है हमारे पास A1, इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 2k-1। ठीक है, ये x है, इसके आगे जो होगा वो A2 होगा, ये A1 होगा, ये B1 होगा, और ये हमारा B2 होगा, और ये C1 होगा, और ये हमारा C2 होगा। क्लियर इतनी बात, ओके, दिख रहा है। फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर ये A1 x के आगे जो है, देखो x के आगे ये A1, x के आगे ये A2, ये y है, तो ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये C1 होगा, ये हमारा C2 होगा। क्लियर है, बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास A1 क्या है 3 है,
और A2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल्स टू B1 हमारे पास क्या y है और B2 हमारे पास k माइनस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो C1 है वो कितना है हमारे पास 1 है और C2 जो है वो 2k प्लस 1 है। गॉट इट, ये है हमारे पास। अब इसको देखो सॉल्व करो तो क्या करना है, हमें सिर्फ इसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू, हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें इससे हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। और यहाँ पर ना y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1, y नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k, यहाँ पर माइनस कर दिए हमने 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2k, यहाँ पर हो गया माइनस 1, 2k प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 3k माइनस 2k क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ k बचेगा। अब ये 3 हमारा प्लस का माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो -1 होगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई है, 2 मिल गई है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और कितना इजी। हमें k की वैल्यू चाहिए थी तो हमने k की वैल्यू यहाँ पर कर ली है फाइंड। और देखो यहाँ पर 2 कहाँ पर दिख रहा है, ये D नंबर है, तो D नंबर इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस एंड दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर वर्टिसेस इज वर्टिसेस एस आर। कह रहा है देखो जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ना, उसकी जो वर्टिसेस दी गई हैं, P दे दिया गया, R Q दे दिया गया, R दे दिया गया, तो यहाँ पर बताना है कि जो फोर्थ वर्टिसेस है जिसका नाम S है वो क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा, क्या होगा ये हमें बताना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो हमारा जो पैरेललोग्राम होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, गॉट इट। अब यहाँ पर वर्टिसेस हम दे देते हैं, ये P बोल देते हैं, ये Q हो गया, PQR हो गया, यहाँ पर S हो गया। देखो हमें यहाँ पर PQR वर्टिसेस दे दी गई, जैसे कि यहाँ पर P जो है वो 3,4 है, ठीक है। और जो हमारे पास Q है वो है -2,3 है और जो R है वो है हमारे पास -3,-2 दे दिया है। और यहाँ पर हमें S जो है ना ये पूछ लिया गया है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया गया है, S पूछ लिया गया। अब हमें S वर्टिसेस बताना है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास PQRS क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसके जो डायगोनल होंगे ना वो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो इस जगह पे बाइसेक्ट करेंगे तो इसको बोल देते हैं हम O, गॉट इट। तो चलो इसको पहले हम लिख भी देते हैं। यहाँ पर लिखा 5 है, यहाँ लिखा हमारे पास जो PQRS है, ठीक है, वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। देखो एक नंबर क्वेश्चन है तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बट हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ लिख दे रहा है। आप क्या करो, सीधे सॉल्व करो, आंसर दे दो बस, ठीक है। क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन में इतना कुछ करना पड़ेगा तो फिर तो पेपर छूट जाएगा। ओके, डायगोनल है यहाँ पर। क्या होगा, पैरेललोग्राम, सो इट्स डायगोनल, so is diagonal bisect each other, each यहाँ कर दिया हमने other, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या PQRS हमारा क्या है, एक है पैरेललोग्राम, इस वजह से इसके जो डायगोनल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो इसकी मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ PR जो है ना वो बराबर होगा मिड पॉइंट किसके, मिड पॉइंट ऑफ QS के, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट ऑफ PR है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ लिख दिया हमने 3 और यहाँ पर हो गया 3 और ये 3 है हमारे पास और यहाँ पर हो जाएगा -3, 3 प्लस किया, यहाँ पर कर दिया -3, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, कॉमा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखा हमने 4 और यहाँ पर क्या है -2 है तो यहाँ बीच में लगाया प्लस और यहाँ कर दिया -2 डिवाइड में 2 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू। अब मिड पॉइंट ऑफ QS में आ जाओ, QS ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर देते हैं, यहाँ मान लेते हैं x, y मान लेते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, ये -2 है, और यहाँ पर हो जाएगा +x हो गया, बाई हमने यहाँ पर कर दिया 2, क्लियर, कॉमा ये क्या है 3 है, तो यहाँ पर कर दिया 3 + y, यहाँ कर दिया हमने 2, क्लियर इतनी बात। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है, ये तो इसको हटा दो, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 + x/2 हो गया, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 + y, और यहाँ पर कर दिया /2 हो गया। अब देखो ये ना इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 0 = -2 + x/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/2 = 3 + y बाई हमने कर दिया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 + x। अब 2 हमारा माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो 2 = हो गया हमारे पास x, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे x = 2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर 2 हमारा इधर आ जाता है, इसको कैंसिल किया 1 आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर = हो गया हमारे पास 3 प्लस यहाँ पर क्या हो गया y हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2 -3 और y, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 = y। तो देखो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू हमें क्या मिली है 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2, -1 लिखेंगे। अब देखो 2, -1 कौन सा है यहाँ पर, ये है 2, -1 सी वाला, तो सी वाला हो गया इसका हमारा आंसर। देखो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप ये कर देना वहाँ पर, और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा से एक आंसर को सॉल्व करो इसको और वहीं पे रख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का है तो ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन सही करके आना और सही से उसे रिप्रेजेंट करके दिखाना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, देखो एक है ABC नाम का, दूसरा है PQR नाम का, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं आपस में। कह रहा है इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। देखो AM एल्टीट्यूड है किसका, इस ट्रायंगल का, और PN एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड AB² रेशियो PQ² रेशियो इक्वल्स टू दिस, देन AM रेशियो PN इक्वल्स टू व्हाट। मतलब कह रहा है कि जो AM है ना और जो PN है इसमें कौन सा होगा, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इसको करने कैसे वाले हैं हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रायंगल बना दिया, पहला ट्रायंगल ये हो गया हमारा, और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं, जैसे A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया, इसको C बोल दिया, और ये PQR हो गया, ठीक है, PQ हमारे पास R हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो एल्टीट्यूड है ABC का, जो एल्टीट्यूड है वो क्या AM है, तो यहाँ पर हमने कर दिया एल्टीट्यूड बना दिया, ये हो गया AM, और इसका हमने एल्टीट्यूड बनाया तो ये क्या हो गया हमारे पास PN हो गया, आपको दिख रहा होगा PN कर दिया हमने, क्लियर इतनी बात, ये एल्टीट्यूड बन गया। अब हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो हमें पता है कि जब कभी हमारे 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है ना वो भी आपस में क्या होती है, सिमिलर होती है, मतलब कि वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भैया, ABC, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, PQ हमने यहाँ कर दिया R इक्वल्स टू, क्या हमने बताया कि हमारे पास जब कभी भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, AB हो गई, तो इसके प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दिया हमने PQ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जैसे लिख दिया हमने BC कर दो या फिर AC लिखो, एक ही बात है, ये चलो हम BC ले लेते हैं पहले, BC स्क्वायर कर दिया, BC करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, QR हो जाएगी, यहाँ पर QR
ये कर दिया स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमने लिख दिया ए सी स्क्वायर और डिवाइड में हमने कर दिया पी आर स्क्वायर। अब इसके देखो जो ये एल्टीट्यूड है ना ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया ए एम स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास पी एन स्क्वायर कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है और पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। देखना एक सेकंड, देखो हमें क्या चाहिए, ए एम पी एन, ए एम कहाँ है, पी एन ये है, ठीक है ये, और हमें गिवन क्या है ए बी और पी क्यू, ए बी कहाँ है, पी क्यू ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे और इसी से हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखो जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बस हम लोग उसी को लेंगे और बाकी को हम लोग इग्नोर मारेंगे, जैसे तुम्हें सब लोग इग्नोर मारता है। तो यहाँ पर कर दिया ए बी स्क्वायर और डिवाइड में कर दिया हमने पी क्यू स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू ये हो गया ए एम स्क्वायर के, ठीक है, ए एम स्क्वायर और डिवाइड में कर दिया हमने पी एन स्क्वायर कर दिया। अब देखो जो ए बी है ना, जो ये ए बी दिख रहा है वो कितना है, देखो जो ए बी का स्क्वायर है और पी क्यू का है वो 4/9 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/9 कर दिया, ठीक है। रेशियो में दिया है तो इसे 4/9 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो ए एम है ये स्क्वायर में है, पी एन है ये भी स्क्वायर में, इनका स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, √4/9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम और यहाँ पर हो गया हमारे पास पी एन हो गया। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ये बात समझ में आई, ये कैसे आया, नहीं आया तो अभी देखो बताते हैं। ए एम अपॉन यहाँ लिख दिया हमने पी एन। देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 2, मतलब 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो हमारा 2 बाहर आ गया, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। तो 2/3 लिख दिया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए एम है ए एम पी एन इक्वल्स टू 2:3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2 और 3, ये है डी वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। देखो सारे क्वेश्चन इजी से भी आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये cos थीटा tan थीटा वाला है, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है इफ x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री देन x इक्वल्स टू व्हाट, मतलब x क्या होगा, cos है, tan है, sin है, cot है, इनमें से क्या है x, ये हमें बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है x tan, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर x और यहाँ लिख दिया इसने 10, यहाँ लिख दिया x tan कितना है 60 और यहाँ पर है हमारे पास cos फिर है 60 इक्वल्स टू है यहाँ पर sin, ये भी हो गया हमारे पास 60 और यहाँ पर है हमारे पास cot, ये है हमारे पास 60, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें दिखा यहाँ पर cot, तो हम यहाँ पर cot का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ लिखा cot इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है cot का 1/tan थीटा होता है, यहाँ कर दिया हमने 10 और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर x लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है खाली। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि cot की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें पता है कि जो, तो भाई साहब यहाँ पर अभी हमने इसके फॉर्मूले लिखे और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी बैटरी ख़त्म हो गई कैमरे की, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो tan 60 है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये फॉर्मूला नहीं होता, इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है sin 60, इसकी जो वैल्यू होती है √3/2 होती है और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। ये हमने सिर्फ अभी क्या लिखा है, वैल्यू लिखी है और यहाँ पर cos थीटा बोल दो, cos थीटा या फिर cos x बोल दो, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सभी को इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है x, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है x लिखा। फिर यहाँ पर क्या दिखा है tan 60 दिख रहा है, tan 60 की वैल्यू हमने अभी क्या लिखी √3 लिखी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने √3 कर दिया। cos 60 की वैल्यू हमने क्या किया 1/2 किया, तो यहाँ पर कर दिया 1/2 कर दिया इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू देखो क्या है √3/2 है, √3/2 कर दिया। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू नहीं, हमने सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है जो कि है 1/10, ठीक है। यहाँ लिख दिया 1/10
और 10 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 60 लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ लिखा हमने x, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, और अगर इसको यहीं रहने दो क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा, √3/2 लिखा हमने इंटू यहाँ पर 1060 है ना, 1060 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं √3, तो इसकी जगह पे हमने फिर से लिख दिया √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर लिखा है हमने x, देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा हम, ये देखो डिवाइड में इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में ये यहाँ पर आ गया, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई हमें 1/√3 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 का सैल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 1/3 कहाँ, एक मिनट अभी आंसर नहीं आया, 1/√3 है। ठीक है, 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है भैया, ये 1/√3 वैल्यू होती है किसकी, ये होती है 10 के, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 30। ठीक है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 1/√3 की जगह पे आ गया हमारे पास 10, तो x हमें यहाँ पर मिल गया 10 30 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 30, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया है, और आप हमें बताइएगा कि आपको और क्या क्या सल्यूशन चाहिए, किसके किसके, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस पूरी सैम्पल पेपर को हम लोग करेंगे सॉल्व।